हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉलिस। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड टेट 2024 का सिलेबस आउट कर दिया है। जी हाँ, ये ऑफिशियल सिलेबस आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। उन्होंने ऑफिशियल सिलेबस आउट कर दिया। मैं आपके साथ लेवल 2 क्लास 6 to 8 का ये सिलेबस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे आप अगर देखें तो लेवल 2 का मैं इसलिए पहले शेयर कर रही हूँ क्योंकि लेवल 2 का जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है। मुझे लगा कि पहले लेवल 2 का सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और कुछ बातें भी हैं जो मैं आपके साथ लेवल 2 के सिलेबस को एक्सप्लेन करते हुए आपके साथ करने वाली हूँ यहीं पे साथ साथ में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी का सिलेबस। यहाँ पे हिंदी का सिलेबस जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ये हिंदी का सिलेबस में आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आपको आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल, देखिए सारा कुछ है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, सब कुछ आपको पढ़ना है। हिंदी गद्य की नई विद्याएं जो भी है वो सारी कुछ आपको पढ़नी पड़ेगी। भारतीय काव्य शास्त्र भी आपको पढ़ना है, भाषा विज्ञान भी पढ़ना है। और एक अच्छी बात इस सिलेबस की ये है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। एक मेन टॉपिक के अंदर जो भी डिटेल टॉपिक्स हैं इन्होंने बिल्कुल अच्छे से ब्रैकेट में कॉमा लगाकर बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको कौन कौन सी पढ़ना है। तो ये जो हमारा लैंग्वेज 1 का हिंदी है, मतलब हमारे लैंग्वेज 1 में आपको ऑप्शंस लेना था हिंदी एंड इंग्लिश और उर्दू एंड इंग्लिश में से। तो जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश भरा है उनके लिए ये वाला हिंदी का है, और इसके बाद मैं इंग्लिश का भी आपको बताऊंगी। ये सारा ग्रेजुएशन लेवल का ही इन्होंने दिया है, जैसा कि नियमावली जो इसका आया था, जो इसका रूल्स का आया हुआ था, पहले ही रूल्स आ चुके थे झारखंड टेट के, तो उसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। और इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें भाषा विज्ञान, आपको सारी कुछ पढ़ना है। और ये जो आप सिलेबस देख रहे हो ना, ये बिल्कुल हिंदी ऑनर्स जिन्होंने ग्रेजुएशन से किया होगा झारखंड की यूनिवर्सिटी से, इसी तरह का सिलेबस उसमें था। जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होगा उनके लिए ये सारा पार्ट बिल्कुल इजी होने वाला है। लेकिन अन्य लोग जो है, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, उनके लिए थोड़ा टफ होने वाला है। तो आप अपने फ्रेंड से इसके लिए सहायता ले सकते हैं। बाकी बातें बाद में करेंगे कि सिलेबस टफ बनाया है, क्या बनाया है, नहीं बनाया है, वो बात हम लोग करेंगे आगे। तो चलिए आगे चलते हैं इसमें। और यहाँ देखिए आपकी भाषा विज्ञान में इन्होंने सब कुछ लिखा है, भाषा की परिभाषा, विशेषताएं, अर्थ परिवर्तन, कारण और दिशाएं, सब कुछ इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है। तो इतना कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया आपका हिंदी का। इसमें भी थोड़ा सा और है, अनुवाद भी आप देखेंगे, पत्रकारिता भी देखना है आपको, प्रयोजन मूलन भी देखना है, व्याकरण। देखिए व्याकरण तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम में। अगर आप लैंग्वेज का पेपर देखो तो उसमें व्याकरण से सवाल आते ही, और व्याकरण की प्रिपरेशन बच्चे पहले से ही करते हैं, इसलिए क्योंकि व्याकरण तो आएगा ही। तो व्याकरण यहाँ पे आया हुआ है। और कुछ पुस्तक या उसके अंश भी दिया, जिसमें इन्होंने आप यहाँ पे देखो गोदान और आधे अधूरे, मैला आंचल, चंद्रगुप्त, पूस की रात, ये सारी फेमस कहानियां हैं। अगर आपको याद होगी तो ज़्यादा इसमें प्रेमचंद का मुझे लग रहा है। तो इनके कुछ अंश आएंगे या उनमें से कुछ हो सकता है सवाल आए, पूस की रात से, गोदान से, मैला आंचल से, ये सारी चीज़ों से आ सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं हम कि इस पे क्या नहीं है। तो देखिए हिंदी लैंग्वेज के इस पार्ट में इन्होंने गद्यांश या पद्यांश का जिक्र नहीं किया, यानी कि यहाँ पे गद्यांश और पद्यांश नहीं दिया, जिसके भरोसे पे बहुत सारे बच्चे जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनको पता है, जो बहुत सारे गवर्नमेंट के एग्जाम्स देते हैं, तो उन्हें पता है कि हिंदी के पेपर में गद्यांश तो जो होता ही है, एक 4 नंबर या 5 नंबर का भी गद्यांश आ जाए तो उसमें क्या होता है कि वो मार्क्स 100% श्योर होते हैं बच्चों को, वो ईजी होता है। गद्यांश की प्रैक्टिस हमें हमेशा होती है। तो गद्यांश और पद्यांश इसमें नहीं दिया है। लैंग्वेज 1 में जो इंग्लिश है, आपको पता है कि इंग्लिश 15 नंबर का और 15 नंबर का हिंदी आएगा। जिन्होंने हिंदी इंग्लिश लिया, जिन्होंने उर्दू और इंग्लिश लिया है, उनका 15 नंबर का उर्दू और 15 नंबर का इंग्लिश का होगा। तो वो उस इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पे द एज ऑफ चैंसर, द एज ऑफ शेक्सपियर, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। आप देख लीजिए ऑफिशियल सिलेबस है, मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से, ऑफिशियल सिलेबस है। और इन्होंने ये सारा कुछ रोमानियन एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, और साथ में इंग्लिश ग्रामर। यहाँ देखिए इन्होंने सिर्फ इंग्लिश ग्रामर लिखा है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या पढ़ना है यही नहीं लिखा है, बट एक कॉमन सेंस है। जो बाकी टेट के, जो बाकी अदर टेट है उसमें जो एग्जाम्स में इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है, या फिर जो सीटेट में इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है, आप वहाँ से उठा के ज़रूर पढ़ लेना। और देखिए लैंग्वेज 1 में जो उर्दू वाला पार्ट है, जिन्होंने उर्दू और इंग्लिश लिया होगा उसके लिए यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इतना लिख दिया है कि जैसा कि सिलेबस है यूनिवर्सिटीज़ ऑफ झारखंड का ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें जो उर्दू का पार्ट है, उर्दू का सिलेबस है, वहीं से इसमें क्वेश्चंस आएंगे। तो उसको मेंशन करके इन्होंने नहीं दिया। ये थोड़ा सा अजीब बात है यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे डिटेल देना चाहिए था बच्चों को। अब आते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में यहाँ पे देखिए
कि और एक चीज़ यहाँ पे, अब मैथमेटिक्स वाले जो मैथ और साइंस के बच्चे हैं तो इन्होंने यहाँ पे बड़ा अच्छा सा बाइफर्केशन करके सारा सिलेबस दिया। अब मैं आपको बता दूं कि पहले तो इन्होंने बोल ही रखा था कि सिलेबस ग्रेजुएशन का आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा आएगा ये हमने किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ मैथमेटिक्स में आप देखो कि मैथमेटिक्स में इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका ये मेन हेडिंग है, और उसके नीचे जो उसमें आपको कितने पॉइंट्स पढ़ना वो सारा है। ऐसा नहीं कि इसमें 9, 10, 11, 12 वाला आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, इसमें ये पूरा ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि सिलेबस बहुत ही वास्ट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा है। जो बच्चे मैथमेटिक्स ऑनर्स के हैं उनके लिए मैथ का पार्ट इजी हो जाएगा, जो बच्चे फिजिक्स ऑनर्स के हैं उनके लिए फिजिक्स का पार्ट इजी हो जाएगा, लेकिन पर्टिकुलरली एक फिजिक्स ऑनर्स वाला बच्चे के लिए ये मैथ का पेपर या केमिस्ट्री का पेपर या बायो का पेपर टफ हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स वाला का सब्सिडरी पेपर भी ग्रेजुएशन में बायो नहीं होगा। उसी तरह से बायो वालों ने, हो सकते कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ्स रखते हैं ऑप्शन में इंटर तक, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका मैथ्स नहीं होता है ऑप्शन में, तो उन्होंने तो 11, 12 से ही मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए डिफ़िकल्टी होने वाली है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि सिलेबस थोड़ा उनके लिए कठिनाई पैदा करने वाला है। तो अब एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि मैथ्स और साइंस वाले बच्चों में अगर हम देखें कि ये 60 मार्क्स का जो मैथ साइंस कंसिडर कर रहा है उसमें कितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जूलॉजी। 5 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, 60 मार्क्स का पेपर है, मतलब हर एक सब्जेक्ट को 12 नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है। तो 12 नंबर के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा सिलेबस देना चाहिए था। इन्हें नेशनल जो टेट है यानी सीटेट है या अदर टेट के जो सिलेबस है उसी को ध्यान में रखते हुए सिलेबस तैयार करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मैथ्स में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, ये सारा कुछ है और सबका डिटेल्स दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ना है। इसी तरह से मैं स्क्रॉल करते हुए आपको हर कुछ दिखा दे रही हूँ। देखिए मैट्रिसेस भी पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ना है, आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ना है, और देन आप साइंस पे आते हैं तो साइंस पे फिजिक्स में आपको पढ़ना है यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स, और हर कुछ यहाँ पे डिटेल्स में है कि किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। मतलब अगर आपने मैकेनिक्स में इसके अलावा और कोई टॉपिक की तैयारी करनी है तो वैसा नहीं करना है, इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक की तैयारी नहीं करनी है। जितना टॉपिक्स यहाँ दिया, इसलिए इन्होंने एक चीज़ अच्छा है कि इन्होंने क्लियर किया कि हाँ इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। इतने क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे बच्चे? और जो अभी मैंने आपको कन्फ्यूज़न बताया, बायो वाले बच्चों के लिए मैथ्स नहीं हो पाएगा उनसे, या फिजिक्स वाले बच्चे हैं उनसे बायो नहीं हो पाएगा, केमिस्ट्री के भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ साइंस वाले होते तो उनसे भी बायो नहीं होने वाला है। ये तो मुझे पता है क्योंकि इजी बायोलॉजी और जूलॉजी तो कोई भी कर ले, बट ये ग्रेजुएशन लेवल की है तो इसलिए डिफ़िकल्टीज़ होने वाली है। कुछ लोगों के लिए हिंदी का मसला भी हो जाएगा मे बी, क्योंकि फिर भी हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हमारे लिए वो ईजी हो जाती है पढ़ने में कम से कम। तो यहाँ देख लेते हैं फिजिक्स का सिलेबस। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, देन थर्मल एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिकल फिजिक्स भी आपको पढ़ना है, और सबका देखिए बहुत वास्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िएगा। अब आते हैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स सारी यूनिवर्सिटीज़ में है बट बहुत कम है, आप लोग सिलेबस मिला लेना, मुझे पता नहीं है फिजिक्स का ऑनर्स का पेपर में ग्रेजुएशन में कितना होता है, बट मुझे लग रहा है सारा कुछ इन्होंने डाला है। देन केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो देखिए भाई यहाँ पे भी क्लियर है कि इन्होंने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों से डाला है। तो केमिकल बॉन्डिंग भी है, मेन ग्रुप भी है, पीरियोडिक टेबल भी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। खैर ये तो इजी पार्ट होता है, लेकिन मैं बार बार वही बात रिपीट कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री ऑनर्स वाला को सिर्फ अपना पेपर पढ़ना है, उसे फिजिक्स भी पढ़नी है, उसे बायो भी पढ़नी है, उसे जूलॉजी भी पढ़नी है और उसे मैथमेटिक्स भी पढ़नी है। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। हाँ इन्होंने सिलेबस डिफ़िकल्ट बनाया है, लेकिन अगेन अगर आप उंगली उठाना चाहोगे तो ये लोग यही बोलेंगे कि ग्रेजुएशन लेवल का निकलेगा, ये हमने नियमावली में दे दिया था कि स्नातक स्तर का होगा, लेकिन ऐसा होगा ये अंदाज़ा तो हमें भी नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आगे क्या क्या है। तो यहाँ देखिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ना है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स में एस एंड पी ब्लॉक्स पढ़ना है। तो एस एंड पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आपको पढ़ना है यहाँ पे मेन ग्रुप एलिमेंट्स में। आगे आपको इसमें सॉलिड स्टेट, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, केमिकल काइनेटिक्स, एड्सॉर्प्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब फिजिकल का जो आपका है केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सब कुछ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन कम मिल रहा है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा पोर्शन है। तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे यहाँ पे एक आइडिया है आप लोगों को कि अगर आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में से फिजिकल का पार्ट पहले कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। देन आते हैं हम बायोलॉजी
बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में भी देखिए यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट एनाटॉमी, बहुत सारे टॉपिक्स है और हर टॉपिक के नीचे उसका सब टॉपिक भी दिया हुआ है। मेन टॉपिक के साथ उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में डाला हुआ है। एक यहाँ पे है कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड। झारखंड में जो स्पेशल रेफरेंस वाले प्लांट है जैसे केंदू, बेर, सहतूत, मैंगो, जामुन, प्यार, करौंदा, इनके बारे में आपको स्पेशली पढ़ना होगा यहाँ पे। और आपको सेल ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। देन जूलॉजी में भी आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ना है सब कुछ। और इसके बाद हिस्ट्री सिविक्स में भी सोशल साइंस में भी अगर हम आए तो हिस्ट्री, यहाँ भी देखिए सेम बात होने वाली है। जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है उनको हिस्ट्री लगेगा कि ठीक है हिस्ट्री कर लेंगे। पॉलिटिकल साइंस भी इसमें दिया गया है, फिर आपका इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा इसी में, देन आपको सोशियोलॉजी भी इसी में आने वाली है, तो और ज्योग्राफी भी इसी में। तो इसमें मैंने सिलेबस में देखा है तो हिस्ट्री का तो सारा कुछ है। आपको प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक सब कुछ पढ़ना है, फ्रांसीसीज भी पढ़ना है, विश्व युद्ध पहला दूसरा दोनों पढ़ना है और बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में सिलेबस है, आप आराम से देख लीजिए इसको। और ज्योग्राफी का सिलेबस यहाँ मुझे थोड़ा कम लग रहा है कि हाँ ज्योग्राफी का सिलेबस उन्होंने कम रखा है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का अगेन आप जाओगे तो पॉलिटिकल थ्योरीज जितनी भी थ्योरीज है, सेक्युलरिज्म, सॉवरेनिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस एंड राइट, ये सारा कुछ इन्होंने डाला हुआ है। बहुत सारे है पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिम्बल, फंडामेंटल राइट्स, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, एवरीथिंग इज देयर। तो पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस बड़ा है, लेकिन ज्योग्राफी का सिलेबस थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे। इकोनॉमिक्स के भी सिलेबस की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स भी अप्रोप्रिएट ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं है। और सोशियोलॉजी का सिलेबस बहुत है। अब मुझे सोशियोलॉजी के बारे में उतना आइडिया नहीं है, तो जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता होगा कि इतना सिलेबस ग्रेजुएशन में था या नहीं। देन आते चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये हमारे एक्सपेक्टेशन से अलग आया है, मतलब जिसमें हमें उम्मीद थी कि कम सिलेबस होगा वो सारे सब्जेक्ट में सिलेबस ज़्यादा किया है इन्होंने। और चाइल्ड पेडागोजी वाला जो CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें इन्होंने कम सिलेबस दिया है इस बार। तो ये थोड़ा सा राहत की सांस है आपको कि CDP में थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। और जनरल स्टडीज़ एज यूजुअल आप लोग को पता है। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के बारे में इन्होंने लिखा है, जो लोकल लैंग्वेज सब्जेक्ट है, कि यूनिवर्सिटीज़ में जो ग्रेजुएशन का लेवल है इन सब्जेक्ट्स का, उन्हीं में से सिलेबस बनाया जाएगा, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये था लेवल 2 का। आपका क्या राय है JTET के इस सिलेबस के ऊपर? मेरी यह राय है कि बहुत ही ज़्यादा दिया है इन्होंने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, बट अपनी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर रखिए कि आपको JTET के सिलेबस के लेके आपकी क्या राय है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।